नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। बच्चों, हमने पिछली वीडियो में आप सभी को अध्याय 2 जो कि हमने पढ़ा था क्या नाम इसका पहला अध्याय था पादपों में पोषण, दूसरा अध्याय था हमारा एक सेकंड दूसरा अध्याय क्या था हमारा यहाँ पर हमें दूसरा अध्याय दिया गया था कि प्राणियों में पोषण, है ना? तो ये हमने इसमें पूरा पिछली वीडियो में देखा था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर आप सबसे पहले दूसरा अध्याय और पहला अध्याय मैंने अपलोड कर दिया है, वह देख लीजिएगा। उसके बाद आज की इस वीडियो में मैं आपको जो कि हमारा अध्याय 3 है वह बताने जा रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं, एक सेकंड। यहाँ पर दिया गया है अध्याय 3, चलिए देखते हैं इसको। कि मैं आज आपको प्रश्न उत्तर पूरे बताऊँगा। अगर आपने नहीं देखा तो पहले पिछली वीडियो देखा आइएगा और उनको भर लीजिएगा। और चलिए देखते हैं अध्याय 3 जो कि हमारा क्या है, ऊष्मा। तो यहाँ पर दिया गया है, यहाँ थोड़ी-सी पाठ की पूर्ण जानकारी दी गई है, पूर्ण तैयारी। तो इसको समझ लेते हैं। तो कि यहाँ पर दिए गए थे, जैसे ये आइसक्रीम दी गई थी, ये बर्फ़ दिया है, ये सूर्य गर्म और ये सब चीज़ें दी गई थी। और आपको इसमें लिखना था कि ऊपर दिए गए विश्लेषण की चर्चा करके जो लिखो कि वस्तुएँ गर्म और ठंडी क्यों लगती हैं। तो यह वस्तुएँ गर्म और ठंडी इसलिए लगती हैं क्योंकि वह वस्तुएँ ऊष्मा एवं ताप का परिवहन कर पाती हैं, इसलिए हमें ये वस्तुएँ कैसी लगती हैं, ठंडी और गर्म भी हैं। ठीक है बच्चों? उसके बाद यहाँ से हमारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न स्टार्ट होते हैं। जैसे पहला प्रश्न आप देख सकते हैं, यहाँ हमें सही विकल्प चुनने के लिए दिया गया है। तो यहाँ देखिए, सबसे पहला प्रश्न पूछा है कि आप बर्फ़ के एक टुकड़े को गर्म पानी के गिलास में डालिए और निम्न में से ऊष्मा प्रवाह की दिशा को सही दर्शाता है। तो आपको यह बताना था, जैसे पहला वाला ऑप्शन दिया गया है बर्फ के टुकड़े से पानी की ओर, बर्फ से, दूसरा दिया है पानी से बर्फ के टुकड़े की ओर, तीसरा दिया गया है बर्फ के टुकड़े से पानी की ओर और हमें चौथा दिया गया है बर्फ के टुकड़े पानी के गिलास के बाहर की ओर। तो आपको ये इसमें कौन सा सही था, इसका बी वाला ऑप्शन सही था कि पानी से बर्फ के टुकड़े की ओर। इस प्रकार आपको ये टिक कर देना है। ठीक है बच्चों? उसके बाद दूसरा प्रश्न हमसे पूछा गया है, कुछ जंतुओं के शरीर का तापमान निम्नानुसार दिए गए हैं। ये कुछ जंतुओं के तापमान दिए गए हैं, जैसे कुत्ते का दिया, भेड़ का दिया, खरगोश का दिया है। उनके शरीर का तापमान दिया और ये सामान्य तापमान दिया गया है और ये शरीर का तापमान दिया गया है। तो आपको इसमें यह बताना है कि जो थर्मामीटर रीडिंग के अनुसार शरीर का वर्तमान ताप दिया गया है, तो इसमें किसको बुखार आता है? तो भेड़ और खरगोश को क्या आता है? बुखार आता है इसमें। देखिए यहाँ पर जो तापमान दिया गया है उससे उनको बुखार क्यों है? भेड़ को क्योंकि इनका ज़्यादा है, ये 107 से 104 से 107 पहुँच गया, 103 से 104 पहुँच गया, तो ये दोनों बीमार हैं, बुखार है इन दोनों को। उसके बाद देखिए यहाँ पर बूझू ने मेले में दुकान से बर्फ गोला खरीद कर खाया। उसने क्या खाया? बर्फ गोला खरीद कर खाया। उसके बाद वह कुछ और गोले खरीद कर दूसरे दिन खाने के लिए ले गया। उसने देखा कि बर्फ के गोले तेज़ी से पिघलने लगे और बर्फ़ के पिघलने से बचाने के लिए बूझू को क्या करना चाहिए? तो बूझू को क्या करना चाहिए? वो उसको बर्फ़ के गोले को जूट के कपड़े से लपेट कर रखना चाहिए, तो उसका बर्फ़ का जो गोला है वह नहीं पिघल पाएगा जल्दी, है ना? बर्फ़ जल्दी नहीं पिघल पाएगी। देखिए चौथा नंबर हमसे पूछा गया है, एक प्रयोग में छात्र वर्ग का एक टुकड़ा धातु की प्लेट पर रखता है तथा दूसरा बर्फ़ का टुकड़ा लकड़ी की प्लेट पर रखता है, तो कुछ समय बाद धातु की प्लेट में रखा टुकड़ा लकड़ी की अपेक्षा जल्दी पिघलने लगता है, निम्न में से उसका सही कारण होगा। तो देखिए यहाँ पर दिया गया पहला ऑप्शन, धातु लकड़ी की अपेक्षा ऊष्मा की अच्छी चालक है, लकड़ी धातु की अपेक्षा ऊष्मा की जल्दी अवशोषित करती है, या फिर धातु लकड़ी दोनों ऊष्मा की बराबर चालक है, या बर्फ के टुकड़े का आकार अलग अलग होने से जल्दी पिघलता है। तो आप सभी को पता है कि धातु लकड़ी की अपेक्षा ऊष्मा की अच्छी चालक होती है, धातु लकड़ी की अपेक्षा, ठीक है? उसके बाद देखिए हमें 5वां पूछा गया है कि जो थल समीर कहते हैं, थल समीर किसको कहते हैं? ये सब आपको सबको पता होना चाहिए कि समुद्र की ओर चलने वाली वायु को थल समीर कहते हैं, ठीक है? उसके बाद देखिए हमें दिया गया है 6वां प्रश्न, यहाँ पर डॉक्टरी थर्मामीटर की पारस कितनी होती है? जो इसकी डॉक्टरी थर्मामीटर है, तो उसकी पारस कितनी होती है? तो 35 डिग्री सेल्सियस और 42 डिग्री सेल्सियस, ए वाला उत्तर सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए हमें 7वां प्रश्न पूछा गया है कि मनुष्य का सामान्य तापमान कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर 37 डिग्री सेल्सियस से आपका ज़्यादा तापमान होगा तो आपको बुखार है। उसके बाद देखिए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर आपको ये ऑप्शन दिए गए थे और आपको जो ये नीचे प्रश्न पूछे गए हैं ये आपको भरना था। तो देखिए ऊष्मा का प्रवाह सदैव गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर होता है। रबड़, लकड़ी और प्लास्टिक ऊष्मा के क्या हैं? ये कुचालक हैं, मतलब इसमें क्या होती है? ऊष्मा
धीरे या फिर ऊष्मा नहीं अपन को लगती है। जैसे आप लकड़ी या फिर ये धीरे-धीरे रबड़ वगैरह लें तो इनमें क्या होते हैं, ये कुचालक हैं। उसके बाद देखिए दिन के समय स्थल मतलब जो जल थल है तो उस अपेक्षा शीघ्र खाली स्थान होता है तो गर्म होता है ना? उसके बाद देखिए समुद्र की ओर से स्थल की ओर आने वाली वायु को खालिस्तान समीर कहते हैं, समुद्री समीर कहते हैं। यहाँ पर हमने देखा था कि जो थल समीर किसे कहते हैं, जो समुद्र से चलने वाली वायु को थल समीर कहते हैं और जो समुद्र की ओर से थल की तरफ आती हैं, उनको समुद्री समीर कहते हैं। तो दोनों समीर के बारे में आपको पता चल गया, है ना? उसके बाद देखिए यहाँ पर हमें 5वाँ प्रश्न पूछा गया कि सूर्य से हम तक ऊष्मा आने वाली प्रक्रम को खालिस्तान विकिरण कहते हैं। क्या कहते हैं? विकिरण कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर अतिलघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए थे कि ऐसे पदार्थ जो ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं करते, उनको परिभाषित कर उदाहरण सहित दर्शाइए। तो जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से नहीं जाने देते, तो उन्हें ऊष्मारोधी कहलाते हैं। उदाहरण जैसे प्लास्टिक, लकड़ी आदि ये उदाहरण लिख देने हैं आपको। प्रश्न नंबर 3 हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि आपके आसपास पाई जाने वाली ऊष्मा को चालक तथा कुचालक वस्तुओं के नाम लिखिए। तो आपको जो ऊष्मा के चालक जैसे लोहा हो गया, तांबा हो गया, एल्यूमीनियम हो गया और चांदी हो गई, इस प्रकार आपको ये चालक लिख देने हैं और कुचालक लकड़ी, रबर, प्लास्टिक, कागज ये आपको कुचालक के नाम लिख देने हैं। यहाँ देखिए चौथा प्रश्न हमसे पूछा गया है क्या डॉक्टरी थर्मोमीटर में पारा धातु के स्थान पर अन्य धातु का उपयोग किया जा सकता है? यदि हाँ तो क्यों? तो जो डॉक्टरी थर्मामीटर होता है जो डॉक्टरी थर्मामीटर को केवल मानव शरीर का ताप मापने के लिए डिज़ाइन किया गया है। थर्मामीटर के पारे की गुणवत्ता के कारण इसका उपयोग किया जाता है। पारे के स्थान पर आजकल डिजिटल थर्मामीटर का उपयोग किया जाने लगा है। आप सभी को पता है कि आजकल डिजिटल थर्मामीटर आ गए, उनका उपयोग ज़्यादा होता है और पहले वाले जो पारा वाला थर्मामीटर रहता था, उसका उपयोग थोड़ा-सा कम हो गया है। उसके बाद देखिए 5वाँ प्रश्न हमसे पूछा गया है, क्या डॉक्टरी थर्मामीटर द्वारा बर्फ के टुकड़े का तापमान मापा जा सकता है? यदि नहीं तो क्यों? तो देखिए यहाँ पर उत्तर दिया गया है डॉक्टर थर्मोमीटर द्वारा बर्फ के टुकड़े का तापमान नहीं मापा जा सकता क्योंकि बर्फ का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस होता है और थर्मोमीटर की रेंज 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक होती है। देखिए छठा प्रश्न हमसे पूछा गया है यदि हम सर्दियों में ऊनी वस्त्र के स्थान पर टेरिकॉट वस्त्र का उपयोग करें तो क्या होगा? यदि हम सर्दियों में ऊनी वस्त्र के स्थान पर टेरिकॉट वस्त्र का उपयोग करें तो हमारे शरीर को ऊष्मा प्रदान नहीं होगी। ठीक है बच्चों, उसके बाद 7वाँ प्रश्न हमसे पूछा गया है कि कागज़ के बने प्याले में गर्म करने पर कागज़ नहीं जलता है, जबकि पानी गर्म हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? तो कागज़ आग के संपर्क में आने से क्या होता है, कागज़ जो है वो आग के संपर्क में आ जाता है और उसमें जल उठता है, तुरंत जल उठता है, परंतु जब कागज़ से बने कप को जल डालकर गर्म किया जाता है, तो कागज़ के प्याले को दी जाने वाली ऊष्मा चालन द्वारा जल में चली जाती है, जिसके कारण जल की उपस्थिति में कागज़ ज्वलन ताप तक नहीं पहुँच पाता और कागज़ को आग लग जाती है। उसके बाद देखिए 8वाँ प्रश्न पूछा गया है कि बोझों के समान आकार के कपड़े जिनमें से एक रंग पीला, एक रंग सफ़ेद और एक रंग काला था, को धूप में सूखने के लिए एक साथ रखा। बताइए कि कौन-सा रंग कपड़ा जल्दी सूखेगा? तो जो काला रंग रहता है वो क्या करता है, जल्दी सूख जाएगा क्योंकि यह गहरे रंग के वस्त्र जैसे काला अधिक ऊष्मा ये क्या करते हैं जो काले रंग के वस्त्र रहते हैं, यह ऊष्मा को अधिक अवशोषित करते हैं और जो हल्के रंग के सफ़ेद कपड़े रहते हैं वो ऊष्मा को कम अवशोषण करते हैं ऊष्मा का। इस प्रकार जो काले रंग के कपड़े हैं वह जल्दी सूखते हैं, गहरे रंग के कपड़े वो जल्दी सूखते हैं और सफ़ेद रंग के कपड़े और जो हल्के गहरे रंग के रहते हैं वह ऊष्मा को कम अवशोषण। ठीक है बच्चों? और देखिए अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है और अगर आप वीडियो में बने हैं अभी तक तो आप वीडियो को लाइक अवश्य करिए क्योंकि वीडियो बनाने में और पीडीएफ बनाने में और आपके जो ये हल ढूँढने में बहुत मेहनत लगती है। इसलिए वीडियो को ज़रूर लाइक करिए आप देखकर वीडियो को बस देखिएगा मत, उतारिएगा बस प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए देखते हैं 9वाँ प्रश्न, गर्म दूध का ताप मापने के लिए क्या प्रयोगशाला थर्मामीटर के स्थान पर रॉकटी थर्मामीटर का उपयोग किया जा सकता है? यदि हाँ, तो क्यों? यदि नहीं तो क्यों नहीं? तो जैसे नहीं गर्म जो दूध का ताप मापने के लिए डॉक्टर थर्मामीटर का उपयोग नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि डॉक्टरी थर्मामीटर 35 डिग्री सेल्सियस से 52 डिग्री सेल्सियस के बीच का तापमान मापता है।
जो शरीर के तापमान के लिए उपयुक्त है, जबकि गर्म दूध का तापमान इससे अधिक हो सकता है। इसके अलावा डाउटी थर्मामीटर में पारा उच्च तापमान पर फट जा सक ठीक है, फट सकता है। तो देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है कि बूझों ने देखा कि जो ये पूरी तलते समय क्या होता है, तलने वाले बर्तन पर लगा लकड़ी का हत्था निकल गया तो बर्तन को पकड़ने पर वह गर्म लगने लगता है। बूझों ने चाहता है कि फिर तक गर्म कैसे हुआ? तो जो ये बर्तन रहते हैं वो उनकी ऊष्मा क्या होती है, वहाँ सिर तक कैसे आती है? तो सभी ने देखा होगा कि जो बर्तन रहता है उसकी हैंडल जो लगा रहता है, बर्तन का हत्था रहता है, वहाँ तक हमें गर्म लगने लगता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा क्यों होता है चलिए देखते हैं। तो वह जब गर्म हो जाता है तो उसके कारण ऊष्मा जो ज्वाला से बर्तन की ओर चली जाती है, अर्थात स्थानांतरित होती है। आप सभी को पता है कि जो ऊर्जा होती है वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित, और जो लकड़ी की कुचालक होने के कारण हैंडल गर्म नहीं हो पाता, तो हमें गर्म नहीं लगता, पर इसके निकल जाने पर बर्तन पकड़ने पर गर्म लगने लगता है। ठीक है बच्चों। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, हमें 11वां प्रश्न पूछा गया है कि जो ऊष्मा स्थानांतरण करने में चालन और संवहन की प्रक्रिया में अंतर बताइए। आपको इसमें चालन और संवहन की प्रक्रिया में अंतर बताना है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ दिया है कि किसी पिंड के अंदर सूक्ष्म विसरण तथा कणों के टक्कर के कारण जो ऊष्मा का अंतरण होती है उसे ऊष्मा चलन कहते हैं। उदाहरण जैसे लोहा, जबकि अधिक गर्म पिंड से किसी अधिक ठंडे पिंड में ऊष्मा के परागमन को ऊष्मा का संवहन कहते हैं। ठीक है बच्चों। उसके बाद देखिए यहाँ हमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। जैसे 12वां, अधिक सर्दियों में आप एक मोटे कंबल या एक से ऊपर एक दो जुड़े दो पतले कंबल में किसका चुनाव करेंगे और क्यों? कारण स्पष्ट करना है। तो देखिए सर्दियों में हम एक के ऊपर एक जुड़े दो कंबल को चुनाव करेंगे, क्योंकि यह क्या करेगा, ऊष्मा को अवरोध करेगा, मतलब रोकेगा और हमें ठंड से बचाएगा। ठीक है बच्चों। उसके बाद इसी का जो बा वाला था उसमें पूछा गया था कि क्या ऐसे भवनों का निर्माण संभव है जिसमें मौसम के अनुसार प्रभाव, मतलब ठंड और गर्म ना हो? तो हाँ, ऐसे भवनों का निर्माण संभव है। क्यों है संभव? क्योंकि उनके बीच में वायु का एक परत बंद हो जाए तो ऐसा संभव हो जाएगा। और इसकी एक विधि यह है कि भवन निर्माण में खोखली ईंटों का उपयोग किया जाना चाहिए, जो कि आजकल उपलब्ध होने लगा है। तो उससे हमें क्या एसी वगैरह नहीं लगानी पड़ेगी और न ठंड लगेगी हमें, ना गर्मी लगेगी। जो वहाँ का वातावरण है वो संतुलित रहेगा। ठीक है बच्चों। यहाँ पर प्रश्न नंबर 13वां जिसे हमसे पूछा गया है कि बूझों को एक कक्षा 10 के बच्चों के शरीर का ताप डॉक्टरी थर्मामीटर के उपयोग द्वारा मापने के लिए कहा गया। तो बताइए कि डॉक्टरी थर्मामीटर से ताप मापते समय बूझों को कौन-कौन सी सावधानियाँ रखनी चाहिए? तो कौन-कौन सी हमें जब भी थर्मामीटर मापने के लिए कौन-कौन सी सावधानियाँ रखनी चाहिए? तो थर्मामीटर को उपयोग से पहले या बाद उसको क्या कर लेना चाहिए, सबसे पहले हमें धो लेना चाहिए वह। और उपयोग के पहले उसका ताप हमें यह चेक करना चाहिए कि 35 डिग्री से नीचे हो। और थर्मामीटर को पढ़ते समय जो पारा रहता है उसकी तल दृष्टि की रेखा की सीध में होना चाहिए वह, है ना? और थर्मामीटर उपयोग के समय बल्ब को नहीं पकड़ना चाहिए, उसका जो बल्ब रहता है इसको नहीं पकड़ना चाहिए हमें। देखिए यहाँ पर ये मैंने थर्मामीटर का चित्र पूछा गया तो चित्र बता दिया है और इसका थोड़ा-सा ये वर्णन है। आप ये अपनी पुस्तिका में लिख लीजिए और अच्छे से इसको पढ़ लीजिए। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ हमें समुद्र समीर और थल समीर को बताना है। मैंने अपन मतलब हमने ऊपर भी देखा था कि जो थल समीर क्या होता है और समुद्री समीर क्या होता है। तो समुद्री समीर औ एक रिक्त स्थान में पूछा गया था, विकल्प में हमने अभी अभी पढ़ा था हमने। तो उसमें समुद्री समीर क्या होता है, जो समुद्री इस क्षेत्रों में दिन के समय तल से की ओर चलने वाली पवनों को समुद्री समीर कहते हैं। और थल समीर क्या होता है, समुद्री क्षेत्रों में रात्रि के समय चलने वाली जो थल से और स्थानीय पवन चलती है उसको थल समीर कहते हैं। देखिए 15 प्रश्न, डॉक्टरी थर्मामीटर एवं प्रयोगशाला थर्मामीटर में अंतर लिखिए। तो यहाँ हमें डॉक्टरी थर्मामीटर और प्रयोगशाला वाला थर्मामीटर था उसके अंतर लिखने थे। तो देखिए इस प्रकार आप ये अंतर लिख लीजिए। फिर इसके बाद यहाँ से हमारे प्रोजेक्ट कार्य स्टार्ट होते हैं। जैसे यहाँ हमें पूछा गया था कि 10 अपने सहपाठी मतलब मित्रों का शरीर का तापमान नोट करना था। तो हमने देखा कि यहाँ अलग-अलग ये सबके अलग-अलग हमने क्या लिख दिए हैं, ये लिख सकते हैं क्योंकि 37 डिग्री नॉर्मल रहता है, किसी का अगर 36 डिग्री भी हो सकता है।
और किसी का अगर 37 डिग्री से ज़्यादा है तो उसको थोड़ा-सा बुखार हो सकता है। ठीक है बच्चों, उसके बाद यहाँ हमें प्रोजेक्ट कार्य दूसरा दिया गया था, तो इसमें हमसे पूछा गया था कि तापमापी का उपयोग करने से पहले उसे किस द्रव में डुबोया जाता है? तो जो यह तापमापी होता है, थर्मामीटर होता है, इसको किस में डुबोया जाता है? स्वच्छता के लिए, संक्रमण से बचाने के लिए आपको इसको साफ करना पड़ता है और डुबोना पड़ता है, और सही माप करने के लिए भी, जिससे त्रुटि ना हो, और प्रारंभिक तापमान स्थिर करना सटीक परिमाण के लिए। और तापमापी को जीभ के नीचे क्यों रखा जाता है? आप सभी ने देखा होगा कि डॉक्टर जो रहते हैं, वह जो तापमापी रहता है, थर्मामीटर रहता है, उसको हमारे जीभ के नीचे या फिर बगल के नीचे रखते हैं। तो यह क्यों रखते हैं? क्योंकि तापमान का मतलब सीधा असर जीभ पर पड़ता है। यहाँ धा बना लेना है आपको, ये धा बना लेना है यहाँ, इसलिए उसके नीचे तापमापी रखा जाता है। और यहाँ देखिए ग वाला हमसे पूछा है कि शरीर का ताप मापने के लिए तापमापी के मुँह के अतिरिक्त क्या शरीर के किसी अन्य भाग पर भी रखा जा सकता है? हाँ, तो हम कंधे के नीचे या फिर बगल के नीचे भी रख सकते हैं। उसके बाद घ वाला हमसे पूछा है कि शरीर के विभिन्न भागों का ताप समान है या अलग-अलग है? तो शरीर के विभिन्न भागों का ताप भिन्न-भिन्न हो सकता है, क्योंकि कहीं-कहीं पर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में शरीर के अलग-अलग भागों का अलग-अलग तापमान हो सकता है। तो चलिए बच्चों, मैंने आपको इस वीडियो में अध्याय 3 पूरा कवर करके बताया, पूरे हल बताए हैं। तो मैं अगली वीडियो में आपको अध्याय 4 बताऊँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपके लिए वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहें और आपकी एडगिड अभ्यास पुस्तिका सब बच्चों से पहले भर सके। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।